प्यारे बच्चों, अब हम लोग सामान्य अध्ययन के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो अंतिम चरण में चल रहे हैं। ये 2-3 लेक्चर्स होंगे और उसके बाद हम लोग इसका समापन करेंगे। और इसके बाद के जो भी लेक्चर्स हैं वो क्रमशः वैकल्पिक विषय का जो जिन छात्रों का इतिहास है उसको कवर करता हुआ मिलेगा। प्यारे बच्चों, गुप्तों के पतन के अंतिम चरण में उत्तर भारत में मुख्य रूप से 5 राजवंश उदित होते हैं और दक्षिण भारत में 3 राजवंश, जिनमें 3 राज्यों के संघर्ष की कहानी चलती है लगभग 200 वर्ष के बीच में। अब ये क्रमशः सबके नाम आप याद कर लीजिए कि उत्तर भारत में जो राजवंश उदित होते हैं उसमें सर्वप्रथम कन्नौज के मौखरी वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश, मालवा का यशोधर्मन वंश, मगध के उत्तरगुप्त और पंजाब के हुण। और इसी के समानांतर में दक्षिण भारत में 3 राज्यों के संघर्ष की कहानी सामने आती है जो 550 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी के बीच में घटित होती है। और इनके नाम हैं वातापी या वादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव और मदुरा के पांड्य। अब इसमें सबसे पहले हम लोग थानेश्वर का वर्धन राजवंश है, इसके बारे में बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन मतलब लगभग 550 ईस्वी के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। इनके इतिहास जानने के अगर साधन की बात करें बच्चों, तो वर्धन वंश का इतिहास हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों ही साधनों से ज्ञात होता है। साहित्य में सर्वप्रथम हम लोग हर्षचरित की अगर बात करें तो इस ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने किया था और यह वर्धन वंश के इतिहास के जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। काव्य शास्त्र के परिभाषा में आख्यायिका को कथा से भिन्न मानते हुए लिखा गया है और प्रथम परंपरा पर आश्रित होती है, जबकि दूसरे में थोड़ी ही सच्चाई होती है। मूल रूप इसका इस तरह है कि प्रबंध कल्पनास्तोक सत्याम प्रज्ञा कथाम विदुः परंपरा भ्रयाया स्यात् सा मत्ताख्यायिका बुधय। हर्षचरित में 8 अध्याय अथवा खंड हैं, इन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। दूसरे में उसने वात्स्यायन गोत्रीय प्रीतिकूट नामक गांव में निवास करने वाले भृगुवंश तथा अपने बचपन का वर्णन किया है। इसी में वह हर्ष के संपर्क में आने का विवरण देता है। और तीसरे उच्छ्वास में श्रीकंठ जनपद तथा थानेश्वर या थानेश्वर का वर्णन करते हुए वह पुष्यभूत तथा भैरवाचार्य नामक शैव आचार्य के आपसी संबंध के विषय में बताते हैं। फिर चौथा उच्छ्वास, छठा उच्छ्वास, 5वां उच्छ्वास, छठा उच्छ्वास, 7वें उच्छ्वास इत्यादि में सैन्य अभियान, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के राजदूत हंस बेग और अंतिम अथवा 8वें उच्छ्वास में राजश्री की खोज की कहानी प्राप्त होती है। कादंबरी एक दूसरा है इस समय का ग्रंथ, यह भी बाणभट्ट की ही कृति है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का इससे ज्ञात होता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प यह एक प्रसिद्ध महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। इसमें 1000 श्लोक हैं, जिनके अंतर्गत ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का प्राचीन भारत का इतिहास वर्णित है। हर्षकालीन इतिहास के कुछ घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। इसमें हर्ष के लिए केवल ह शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी तरह से हर्ष के जो ग्रंथ हैं उसमें हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का नाम लिया जा सकता है।
अगर विदेशी विवरण की बात करें हम लोग तो ह्वेनसांग तथा उसका विवरण प्राप्त होता है। यह एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी यात्रा विवरण जो है सू सी यूकी के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग की जीवनी, इसकी रचना ह्वेनसांग के मित्र ह्वीली ने की थी। बील द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया और इससे भी हर्षकालीन इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक विदेशियों में इत्सिंग का विवरण प्राप्त होता है। इत्सिक नामक एक अन्य चीनी ग्रंथ का चीनी यात्री का विवरण भी हर्षकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगर बच्चों हम लोग पुरातत्व के क्षेत्र में बात करें तो हर्षवर्धन की 2 मुहरें मिली है। सोनीपत से जो तांबे की है और दूसरी नालंदा से जो मिट्टी की है। इन मुहरों में महाराज राज्यवर्धन से लेकर हर्षवर्धन तक की वंशावली प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख में हर्ष संवत 22 अर्थात 628 ईस्वी अंकित है। इस लेख से ज्ञात होता है कि यह क्षत्र भुक्त के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक गांव को बालचंद्र एवं भट्ट स्वामी नाम के 2 भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान दिया गया था। राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय एवं गौड़ नरेश शशांक द्वारा उसकी हत्या की जानकारी भी प्राप्त होती है। हर्ष के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि भी मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि वह एक कुशल सुलेखक और खुशखत था। हर्षवर्धन के मधुबन ताम्रपत्र लेख से हर्षवर्धन संवत 25 अर्थात 631 ईस्वी अंकित है। सोमकुंडा नामक गांव को दान में देने का विवरण प्राप्त होता है। लेख की अन्य बातें बांसखेड़ा ताम्रपत्र के ही समान है। पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति लेख में हर्षवर्धन एवं चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के बीच होने वाले युद्ध का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो बांसखेड़ा जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, ताम्रपत्र लेख मधुबन मऊ जिला उत्तर प्रदेश में है, ताम्रलेख ऐहोल ये बगलकोट जिला कर्नाटक में है, प्रशस्ति लेख सोनीपत हरियाणा से प्राप्त होता है और ताम्रपत्र जो है या ताम्र मोहर नालंदा बिहार से प्राप्त होती है। तो ये सारे इनके पुरातात्विक स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। सोनीपत मुहर में ही हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। सोनीपत मुहर के मुख भाग पर बैल की आकृति है। नालंदा मुहर में एक कटा फटा अभिलेख अंकित है जिसमें हर्ष को महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा गया है। अगर प्रारंभिक शासकों की बात करें बच्चों तो प्राचीन काल में श्रीकंठ नाम का एक जनपद था जो अत्यंत समृद्धशाली था। इसका शासन क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग पर था और इसी जनपद को थानेश्वर या स्थानेश्वर, आधुनिक थानेश्वर, ये कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा में स्थित है, कहा जाता था। पुष्यभूतियों के समय में थानेश्वर के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना होती है। बाण भट्ट के हरिश्चरित के अनुसार पुष्यभूत नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में 6ठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में एक नए राजवंश पुष्यभूति राजवंश की स्थापना की। पुष्यभूति शिव का अनन्य उपासक था। वह शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक था। संभव है वह गुप्तों का अधीनस्थ सामंत रहा हो, पर उपयुक्त अवसर आने पर उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा, अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली होगी। बाण भट्ट में पुष्यभूत के उत्तराधिकारियों का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। बांसखेड़ा ताम्रलेख, मधुबन दान लेख, सोनीपत से प्राप्त ताम्र मुहर एवं नालंदा से प्राप्त मृतिका मुहर से हर्षवर्धन के केवल 4 पूर्ववर्ती राजाओं के नाम मिलते हैं। नरवर्धन इनकी पत्नी थी वज्रणी देवी, राज्यवर्धन इनकी पत्नी का नाम था अप्सरा देवी, आदित्यवर्धन इनकी पत्नी महासेन गुप्त देवी थी, उत्तर गुप्त नरेश दामोदर गुप्त की पुत्री एवं महासेन गुप्त की ये बहन थी। प्रभाकर वर्धन ये इनकी पत्नी यशोमती देवी मालवा नरेश यशोवर्मन की पुत्री थे।
प्रथम 3 राजाओं ने 530 ईस्वी से लेकर के 580 ईस्वी के बीच शासन किया और इन तीनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इससे प्रकट होता है कि ये स्वतंत्र शासक न होकर किसी अन्य सत्ता के अधीन शासन करते रहे होंगे। पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश की उत्पत्ति के विषय में भी मतभेद है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को फेई से अर्थात वैश्य कहा है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में पुष्यभूत को वैश्य बताया गया है। इस आधार पर आर.एस. त्रिपाठी, बी.एस. पाठक, यू.एन. घोषाल आदि विद्वान वर्धनों को वैश्य जाति का मानते हैं, किंतु हर्षचरित में पुष्यभूत वंश की तुलना चंद्र से की गई है और इस आधार पर के.पी. जायसवाल, एन. राय, पीटरसन आदि विद्वान वर्धनों को चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। इस प्रकार वर्धन वंश की जाति के संबंध में अंतिम रूप से कुछ भी कहना कठिन है। प्रभाकर वर्धन की अगर बात करें हम लोग तो 580 ईस्वी से लेकर से 605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। वर्धन वंश का प्रथम प्रतापी नरेश प्रभाकर वर्धन ही था। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को प्रतापशिला कहा गया है। वह महाराजा ध्रुराज की चक्रवर्ती उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था। वस्तुतः वह वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता भी था। अपनी स्वतंत्र स्थिति को स्पष्ट करने के लिए परम भट्टारक या महाराजा धिराज जैसी उपाधियां धारण किया था। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसकी उपलब्धियों का विवरण बाण भट्ट के हर्षचरित में मिलता है, जिसमें लिखा है कि वह हूण रूपी हरिण के लिए शेर, हूण हरिण केसरी, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, सिंधु राज ज्वरो, गुर्जरों को चैन सा न सोने देने वाला गुर्जर प्रजागरो, गंधार राज रूपी मदमस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, गंधार धिपकंद द्वीपकूट पालको, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला लाट पाटवपटाचरो, मालवा देशी की लक्ष्मी रूपी लता को काटने वाला फरसा मालव लक्ष्मी लता परशु था। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रभाकर वर्धन ने इन सभी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था या इन राज्यों के साथ केवल उसकी दुश्मनी थी, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि पंजाब में हुणों के साथ उसका युद्ध हुआ था। लगभग 604 ईस्वी में अपनी वृद्धावस्था में प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को हुणों को लड़ने के लिए पंजाब भेजा था, जिसने हुणों को पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन को अपनी रानी यशोमती से 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और कृष्णवर्धन, तथा एक पुत्री राजश्री की उत्पन्न हुई थी। अपने शासन के अंतिम भाग में प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन के साथ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप वर्धनों एवं मौखरियों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो गया। मगध का तत्कालीन गुप्त शासक महासेन गुप्त रिश्ते में प्रभाकर वर्धन का मामा लगता था। महासेन गुप्त के 2 पुत्र कुमार गुप्त एवं माधव गुप्त प्रभाकर वर्धन के दरबार में निवास करते थे। हर्षचरित के अनुसार जिस समय राज्यवर्धन हुणों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा की ओर गया था, हर्षवर्धन भी अश्वारोही सेना के साथ उसके पीछे पीछे गया, किंतु वह हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद लेने लगा। जब दोनों भाई इस प्रकार व्यस्त थे तो हर्षवर्धन को कुरंगक नामक राजदूत से उसके पिता के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिली। हर्षवर्धन तुरंत राजधानी वापस लौट आया और पाया कि उसके पिता मृत्युशैया पर पड़े थे और रसायन एवं सुसेन नामक राजवैद्य उन्हें बचाने में जी जान से लगे हुए थे। किंतु प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तथा रानी यशोमती ने सरस्वती के तट पर चिता में कूदकर आत्महत्या करके सती हो गई या आत्मदाह कर सती हो गई। राज्यवर्धन को बुलाने के लिए दूत भेजे गए। समाचार सुनकर वह शीघ्र थानेश्वर पहुंचा, किंतु वहां पहुंचने पर उसने अपने पिता को मृत एवं संपूर्ण नगर को शोक में निमग्न पाया। अब इसके बाद राज्यवर्धन का काल आता है।
राज्यवर्धन 605 में गद्दी पर बैठता है और 606 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन को अपने पिता के मृत्यु से अतीव शोक हुआ। हर्षवर्धन से सत्ता संभालने का उसने आग्रह किया, किंतु स्वयं राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की थी। परंतु उसी समय संवादक नामक राजश्री के विश्वास पात्र अनुचर ने उसे सूचित किया कि जिस दिन राजा की मृत्यु हुई है उसी दिन मालवा के दुष्ट शासक देवगुप्त ने महाराज ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, जो राजश्री के पति थे। राजश्री चौरंगना यानी चोरनी की भांति कन्नौज के कारागार में डाल दी गई तथा उसके पैरों में बेड़िया पहना दी गई है। यह भी पता चलता है कि वह दुष्ट यहाँ की सेना को नेता विहीन जानकर इस देश पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा है। इन विपत्तियों ने उसे शस्त्र ग्रहण करने के लिए मजबूर कर दिया और उसने सिंहासन अनिच्छा के साथ में, उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने ग्रहण कर लिया। राज्यवर्धन ने शीघ्र ही 10,000 अश्वारोहियों की एक सेना तैयार की तथा उसका ममेरा भाई था, भंडे नाम था उसका, उसको लेकर अपने राज्य तथा बहन राजश्री की रक्षा हेतु मालोराज देवगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए कन्नौज की ओर चला गया। हर्षवर्धन भी उसके साथ जाने को इच्छुक था, किंतु राज्यवर्धन ने कुटुंब एवं राज्य की सुरक्षा के लिए उसे राजधानी में ही रहने को कहा तथा एक सेना उसके नेतृत्व में छोड़ दिया। हर्षचरित बांसखेड़ा ताम्रलेख व मधुबन दान लेख से ज्ञात होता है कि वह कन्नौज में बड़ी आसानी से राज्यवर्धन ने मालवराज देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी और कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्षचरित के अनुसार कुंतल नामक अश्वारोही ने हर्षवर्धन को थानेश्वर के राज्यसभा में आकर यह खबर दी कि राज्यवर्धन ने मालव सेना को खेले ही खेल में जीत लिया था, किंतु गौड़ नरेश के दिखावटे शिष्टाचार का विश्वास करके वह अकेला शस्त्रहीन दशा में अपने ही भवन में मार डाला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि देवगुप्त को समाप्त करने के बाद राज्यवर्धन ने अपने मित्र शशांक को भी खत्म करने का निश्चय किया और तभी शशांक ने अपनी कूटनीति में फंसाकर उसे मार डाला। राज्यवर्धन के मरणोपरांत उसका अनुज हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। तो ये कहानियाँ थी हर्षवर्धन के पूर्व के जितने सारे शासक हुए हैं उनके बारे में। अब जो इस वंश का सबसे महान शासक हुआ हर्षवर्धन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोवती था। हर्ष अपने बचपन में अपने ममेरे भाई भंडी एवं मगध राज महासेन गुप्त के 2 पुत्रों कुमार गुप्त एवं माधव गुप्त के साथ बिता। उसे राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई। वह विविध शस्त्रों को चलाने में कुशल हो गया। हर्षवर्धन की सैनिक शिक्षा की ओर संकेत करते हुए बाणभट्ट ने कहा कि दिन प्रतिदिन शस्त्राभ्यास के चिन्हों से उसके हाथ काले पड़ गए, मानो वे समस्त राजाओं की प्रताप की अग्नि को शांत करने में मलिन हो गए हों। युद्ध विद्या के साथ साथ उसे अन्य तरह की विद्या और शिक्षा भी दी गई। राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में थानेश्वर के राज दरबारियों के पर्याप्त परामर्श के बाद हर्षवर्धन को राजा बनाया गया। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि पहले वह सिंहासन ग्रहण करने में संकोच कर रहा था, किंतु सेनापति सिंहनाद ने उसे इन शब्दों से प्रेरित किया। हे महाराज हर्ष, कायोरोचित शोक का परित्याग कर राजकीय गौरव को, जो आपका पैतृक अधिकार है, उसी प्रकार से ग्रहण कीजिए जैसे सिंह मृग शावक को ग्रहण कर लेता है। अब चूंकि राजा की मृत्यु हो गई है और राज्यवर्धन ने दुष्ट गौड़ रूपी सर्प के दंश से अपना प्राण त्याग दिया है, अतः इस घोर विपत्ति में पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए आप ही अकेले शेषनाग हैं या शेषनाग के प्रतीक है। तब जाकर हर्षवर्धन ने सिंहासन ग्रहण किया और उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। अब हम लोग महाराज हर्ष के जो है सैनिक अभियान की चर्चा कर लेते हैं। राज्यारोहण के समय हर्षवर्धन की पहली समस्या थी राज्यश्री को खोजकर शशांक से बदला लेना
और कन्नौज के उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करना। राजश्री की मुक्ति और थानेश्वर के कन्नौज राजधानी परिवर्तन की कहानी कुछ इस तरह है बच्चों की। हर्षवर्धन को कुंतल नामक अश्वारोही से अपने अग्रज की हत्या का समाचार प्राप्त होता है। उसने शीघ्र ही एक सेना तैयार किया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करने से पूर्व हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा की, यदि कुछ ही दिनों में धनुष चलाने की चपलता के घमंड में भरे हुए समस्त उद्धत राजाओं के पैरों में बेड़ियों की झंकार से पूर्ण करके पृथ्वी को गौड़ों से रहित न बना दूं, तो घी से धधकती हुई आग में पतंगे की तरह पातकी के रूप में अपने को समाप्त कर दूंगा, जला दूंगा। ऐसा हर्ष ने प्रतिज्ञा किया। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन की विजय यात्रा का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। उसके अनुसार हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस अर्थात 16 मील या 25 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। पहले दिन की यात्रा के बाद हर्षवर्धन से कामरूप यानी असम के राजा भास्कर वर्मा का भेजा हुआ हंस बेग नामक दूत मिला, जो मैत्री का प्रस्ताव लेकर के बहुमूल्य उपहारों के साथ आया था। हर्ष ने प्रस्ताव मान लिया और उपहार स्वीकार किया। एक संधि दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु शशांक के विरुद्ध की गई और इसके बाद सेना के आगे प्रस्थान करने का हुक्म दिया गया। कुछ दूर जाने पर हर्ष से उसका ममेरा भाई भंड मिला। भंड राज्यवर्धन के साथ युद्ध में गया था और उसकी हत्या के बाद सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने हर्ष से राज्यवर्धन के मारे जाने का पूरा वृतांत सुनाया तथा यह बताया कि गुप्त नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राजश्री कारागार से निकलकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए निकल पड़ी है। परिणाम स्वरूप वह अपनी सेना को भंड के नेतृत्व में छोड़कर माधव गुप्त एवं चुने हुए कुछ सामंतों के साथ राजश्री के खोज में विंध्य पर्वत की ओर चल पड़ा। ये हर्षवर्धन की बात है कि हर्षवर्धन जो है खोजने के लिए अपने बहन को जाता है। रास्ते में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से उसकी मुलाकात होती है और बड़ी कठिनाई से दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह चिता बनाकर उसमें प्रवेश करने ही जा रहे थे। बस कुछ मिनटों की बात थी। राजश्री को बचाकर हर्ष पुनः गंगा नदी के तट पर वापस आया, जहां उसकी सेना भंड के नेतृत्व में उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वाभाविक है कि महाराज आए और उनके नेतृत्व में फिर अगला आदेश क्या है और अगले कहाँ पे हम लोगों को सैनिक अभियान पर चलना है। तो हर्षचरित का विवरण अचानक इसी स्थान पर समाप्त हो जाता है, इसलिए आगे की घटनाओं में हर्षचरित से कोई मदद प्राप्त नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि शशांक ने बिना युद्ध के ही कन्नौज खाली कर दिया था। ऐसा कहने के 2 कारण हैं। एक, उसका मित्र देवगुप्त पहले ही मारा जा चुका था, अतः मालवा से अब उसे कोई सहायता नहीं मिल सकते थे। दूसरे, हर्ष और भास्कर वर्मा के बीच मैत्री हो जाने से शशांक का गौड़ स्थित राज्य पश्चिम में हर्ष से एवं पूर्व में भास्कर वर्मा से घिर चुका था। परिस्थिति को अनुकूल न पा करके शशांक ने बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़ दिया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार कन्नौज ने अपनी पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। पुत्र विहीन ग्रह वर्मा के मृत्यु के उपरांत मौखरी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वहां के मंत्रियों ने कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए हर्षवर्धन से प्रार्थना किया, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से परामर्श किया। उसने हर्ष को सिंहासन पर बैठने तथा महाराज की उपाधि धारण करने से मना किया। हर्ष ने अपने को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शीलादित्य रखा। राजश्री को ही शासिका बनाया गया, जिसने अपने भाई हर्ष की देखरेख में शासन का संचालन स्वीकार किया। चीनी सूत्रों से ज्ञात होता है कि हर्ष एवं राजश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था ताकि अपनी बहन राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में वह सहायता दे सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान भी था। यहाँ से वह सफलतापूर्वक अपने अभियान का संचालन कर सकता था। उसने मौखरी राज्य की शक्ति एवं साधनों का पूरा उपयोग किया।
अब उसकी प्रथम पूर्वी अभियान प्रारंभ होती है, जिसमें कन्नौज पर अधिकार कर लेने के बाद हर्षवर्धन ने प्रथम पूर्वी अभियान प्रारंभ किया, परंतु वह शशांक का राज्य, जिसके अंतर्गत मगध, बंगाल और उड़ीसा के प्रदेश सम्मिलित थे, वह नहीं जीत सका। लगभग इसी समय हर्षवर्धन ने मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। इसके बाद वल्लभी, जो गुजरात को कहा जाता है, गुजरात से वल्लभी से युद्ध होता है उसका। वल्लभी का राज्य आधुनिक उत्तरार्ध राज्य में स्थित था और वहां का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण किया। ध्रुवसेन पराजित हुआ। उसने भागकर भड़ौच के गुर्जर शासक दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ली और इस घटना का उल्लेख जयभट्ट ने नौसारी, मतलब ये बड़ौदा जिला गुजरात में है, वहां से एक दान पत्र मिला है 706 ईस्वी का, उसमें उल्लेख है। दत्त द्वितीय का शासनकाल 629 से 640 ईस्वी था, अतः वल्लभी, नरेश एवं हर्ष के बीच का युद्ध 629 ईस्वी से लेकर के 640 के बीच में कभी हुआ होगा। विचारण यह है कि गुर्जर नरेश दत्त द्वितीय एक साधारण स्थिति का शासक था, तो फिर वह हर्ष जैसे शक्तिशाली शासक के विरुद्ध कैसे खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि इस कार्य के लिए उसे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से सहायता प्राप्त हुई होगी। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्त लेख के अनुसार दत्त द्वितीय उसका सामंत था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नौसारी लेख में जो श्रेय दत्त द्वितीय को दिया जाता है, उसका वास्तविक अधिकारी पुलकेशिन द्वितीय है। कालांतर में यही घटना हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का कारण बनता है। हर्ष ने वल्लभी नरेश को अपनी ओर मिलाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। यह एक राजनय नीति का हिस्सा हुआ करता था, जो आपने प्राचीन काल में बहुत सारे राजाओं के लिए देखा। परिणाम स्वरूप वह हर्ष का मित्र और सहायक बन गया। यह काम हर्ष ने राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित करके किया था, इसमें कोई संदेह नहीं। हर्ष के समक्ष नर्मदा नदी घाटी को सुरक्षित रखने की बड़ी समस्या थी। नर्मदा के दक्षिण में चालुक्यों का शक्तिशाली राज्य था, जो मौका पाते ही उत्तर भारत पर आक्रमण कर सकते थे। हर्ष इस संकट को जानता था, अतः उसने वल्लभी नरेश को जीत लेने के बाद भी उसे अपनी कन्या प्रदान कर अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया। वल्लभी नरेश चालुक्यों के विस्तार के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थे। यह हर्ष की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, जिसकी तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय की वाकाटक नीति से की जा सकती है। इसके बाद फिर सिंध पर आक्रमण की बात आती है। वल्लभी के युद्ध के बाद हर्ष ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार हर्ष ने सिंधुराज को युद्ध क्षेत्र में मर्दित करके उसकी राज्य लक्ष्मी को छीन लिया। इससे स्पष्ट होता है कि सिंध देश का राजा युद्ध में पराजित तो हुआ, पर उसका राज्य नहीं छीना जा सका। ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि सिंध देश का राजा जाति से शूद्र था तथा बौद्ध धर्म में उसकी आस्था थी। सिंध में हर्ष ने धर्म विजय की नीति अपनाई, जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ के राज्यों के साथ अपनाई गई नीति के समान थे। दूसरे शब्दों में हर्षवर्धन ने सिंध नरेश से भेंट उपहार आदि लेकर के उसका राज्य उसको पुनः वापस लौटा दिया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है हर्ष का, और फिर उसमें पराजय भी होती है। ये 630 से 634 की बात है। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था, जो हर्ष के समानांतर शासन कर रहा था। हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य में पश्चिमी सीमा नर्मदे नदी तक पहुंच गई थी। वह दक्षिण की ओर प्रसार करना चाहता था। उधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर विस्तार का इच्छुक था। ऐसे स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध होना अवश्यंभावी था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय होती है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में यही एकमात्र पराजय थे। इस प्रकार पुलकेशिन ने नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोक दिया। इस युद्ध के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत ऐहोल प्रशस्ति लेख है, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है,
ह्वेनसांग की जीवनी जिसे ह्वीली ने लिखा था वह है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति लेख के शब्दों में अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुटमणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे। चरण कमल जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के हर्ष यानी आनंद को उसने अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने भय से विगलित कर दिया। हर्षवर्धन पुलकेशिन के हाथों बुरी तरह पराजित हो। चालुक्य अभिलेखों में हर्ष की प्रशंसा संपूर्ण उत्तरी भारत के अधिपति शकलोत्तर पथेश्वर के रूप में की गई है, जिसे परास्त करके पुलकेशिन ने परमेश्वर एवं दक्षिणा पथ पृथव्याह स्वामी जैसे गौरवपूर्ण उपाधियों को धारण किया है। ह्वेनसांग की यात्रा विवरण के अनुसार अपने राज्यारोहण के बाद हर्ष ने अनेक युद्ध किए। उसने कई शक्तियों को पराजित किया, परंतु मोहोलच अर्थात महाराष्ट्र का शासक यानी पुलकेशिन बड़ा वीर और स्वाभिमानी था और उसने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। ह्वेनसांग के मित्र ह्वीली द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी के अनुसार राजा शिलादित्य अर्थात हर्षवर्धन अपने सेना नायकों की अचूक सफलता एवं अपने कौशल पर गर्व करते हुए आत्मविश्वास के साथ स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए इस राजा से यानी पुलकेशिन द्वितीय से लड़ने के लिए गया था, किंतु वह उसे पराजित अथवा अधीन बनाने में असफल रहा। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अल्तेकर का मत ज्यादातर संगत लगता है और इन्होंने कहा है कि पुलकेशिन हर्ष युद्ध 630 से 634 के बीच में कभी हुआ होगा। पहला कारण यह है कि बल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता और यह युद्ध उसी का परिणाम था। दूसरा, पुलकेशिन के लोहनारा अभिलेख 630 ईस्वी का है। ये उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख है उसमें हर्षवर्धन का नाम नहीं है, जबकि 634 ईस्वी के ऐहोल प्रशस्ति लेख में इस युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसे में इस युद्ध की तिथि 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच ही मानना ज्यादा उपयुक्त होगा। द्वितीय पूर्वी अभियान की बात अगर हम लोग करें तो पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध हर्षवर्धन की असफलता ने उसके नर्मदा नदी के दक्षिण में प्रसार को रोक दिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने पूर्वी भारत की विजय के निमित्त एक सैनिक योजना बनाई, जिसका उद्देश्य शशांक के राज्य को जीतना था। शशांक के राज्य में उड़ीसा, बंगाल एवं मगध, ये बिहार का भूभाग था, वो शामिल थे। चीनी लेखक मा त्वान लेन के अनुसार सर्वप्रथम 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। मगध पहले शशांक के राज्य में था। ह्वेनसांग ने लिखा कि इसके पूर्व शशांक मगध में शासन करता था एवं उसने बोध गया कि बोध वृक्ष को कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। ह्वेनसांग की जीवनी के अनुसार ह्वेनसांग ने कोंगोद, गंजाम, उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर भी शशांक शासन करता था। हर्ष ने उड़ीसा में जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दिया था। यह तभी संभव है जब उड़ीसा पर उसका अधिकार हो गया हो। इस प्रकार इस समय तक उड़ीसा शशांक के अधिकार से निकलकर हर्षवर्धन के अधिकार में आ चुका था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि 643 ईस्वी में जब वह ह्वेनसांग कामरूप अर्थात असम के राजा भास्कर वर्मा के निमंत्रण पर वहां जा रहा था, तो उसने हर्ष को का जंगल नामक स्थान में सैनिक शिविर डालकर पड़ा हुआ देखा। इससे यह सूचना मिलती है कि इस समय तक हर्ष ने बंगाल को भी जीत लिया था। इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन अपने पुराने शत्रु शशांक के जीवन काल में उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका, किंतु शशांक की मृत्यु होते ही उसके द्वारा शासित प्रदेशों बंगाल, उड़ीसा एवं मगध बिहार का हिस्सा पर हर्ष ने अधिकार कर लिया और हर्ष ने यह सब 637 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी के बीच में किया था। हर्ष और नेपाल के संबंध की अगर बात करें बच्चों, तो इस विजय का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से हर्ष और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर विजय का भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता।
हर्ष और कामरूप की अगर बात करें तो हर्ष द्वारा विजय अभियान करने के प्रथम चरण में ही कामरूप नरेश भास्कर वर्मा 630 से 650 ईस्वी इनका शासनकाल था, अपने राजदूत हुएन हंसवेग द्वारा हर्ष के पास उपहार आदि भेजकर अपनी मैत्री एवं सहयोग की अभिव्यक्ति पहले ही कर दी थी। हुएनसांग के अनुसार भास्कर वर्मा प्रयाग एवं कन्नौज के समारोहों में भी शामिल हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि इसके अधीनस्थ शासक रहे होंगे। हर्ष और दक्षिणी भारत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि हर्ष ने कुंतल, कांची आदि दक्षिण भारतीय प्रदेशों एवं दूर दक्षिण के प्रदेशों पर आक्रमण किया था। इस मत का आधार मयूर नाम का एक कवि हुआ है, उसका श्लोक है गदे मन्ने, केरल से प्राप्त लेख है। मयूर ने अपने श्लोक में हर्ष को कुंतल प्रदेश, चोल और कांची के पल्लव राज्य को विलय करने वाला कहा है, परंतु इस विषय में कोई भी सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस तरह अगर हम लोग साम्राज्य विस्तार की बात करें तो 7वीं सदी ईस्वी में अपने सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक सीमा को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ विद्वानों ने उसका साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत माना, वहीं कुछ विद्वान उसे अत्यंत संकुचित करते हैं। सच्चाई दोनों के बीच है। हर्षवर्धन के साम्राज्य में 3 प्रकार के राज्य थे। प्रत्यक्ष शासित राज्य, इसमें सामान्य तौर पर उन राज्यों को रख सकते हैं जिनकी राजनीतिक स्थिति का उल्लेख हुएनसांग नहीं करता। इन राज्यों के नाम हैं थानेश्वर, सुगध, ब्रह्मपुर, मथुरा, काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, संकिसा, अयोध्या, हायमुख, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बिशोक, रामग्राम, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, बृज्जी, मगध, हिरण्य पर्वत, चंपा, काजंगल, पुंडवर्धन, समतट, ताम्रलिप्ति, कर्णसुवर्ण, ओंड्र तथा कोंगोद अर्थात पूर्वी पंजाब के कुछ भाग, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र। हुएनसांग ने इन राज्यों का वर्णन इसलिए नहीं कहा कि इन्हें वह हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत स्वीकार करता था तथा इसके लिए उसे उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्ध स्वतंत्र राज्य की अगर बात करें बच्चों तो इस वर्ग में आने वाले राज्यों के नाम हैं वल्लभी, सिंध और पश्चिमी मालवा। मित्र राज्य की अगर बात करें तो इस वर्ग में आने वाले राज्यों में कश्मीर और कामरूप का नाम लिया जा सकता है। चीन के साथ मैत्री संबंध की स्थापना भी इस बीच में होती है। वांग फेंसे के अनुसार उसने अरुणाश्व को बंदी बनाकर चीनी सम्राट की सेवा में प्रस्तुत किया। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था, इसलिए उसके मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अरुणाश्व अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया था। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर कन्नौज के मौकरी वंश से प्रारंभ करेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।